Hello and welcome class 12 with another video of magnetism. इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड होगा. ओके, सो आई होप देयर इज नो इंट्रोडक्शन नीडेड ऑफ माइन. You know who I am and what subject I teach. So I am basically a physics teacher, so I'll teach physics here. In this channel you can get videos related to physics of class 9, 10th, 11th and 12th. So if you have any friends in that class, you can recommend them to watch these videos. If they have any doubts, they can clear it out. Okay, so let's proceed with the first question of this module. That is, okay, so you can clearly see the question which is written on your screen, that the declination at a place is 15 degree. Declination, as you know, that is alpha angle. So in this question we don't need to worry about alpha, beta or gamma. Simply we just have to read the question. It is a simple logical question, logical reasoning type of question here. The declination at a place is 15 degree. Okay, west of north. तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? सबसे पहले हम डायरेक्शंस बना लेते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा. ओके, तो जोग्राफिकल डायरेक्शन बनाते हैं जैसा कि नॉर्मल हम अभी तक बनाते हैं. मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये इस तरीके से एंड एक इस तरीके से बनाएंगे. ठीक, अभी तक तो याद ही हो गया होगा डायरेक्शन सबको. ऊपर तो सबको पता होता है ये नॉर्थ होता है भाई, और ये हम जोग्राफिकल नॉर्थ ले रहे हैं तो एन सफिक्स जी लेते थे, और यहाँ पे हम जोग्राफिकल साउथ है हमारा तो एस सफिक्स जी जी. ओके, इसी तरीके से यहाँ पे होता है हमारा वेस्ट, यहाँ पे होता है हमारा ईस्ट, सॉरी ईस्ट, ई सफिक्स जी, नॉट एग ऑब्वियसली. एंड यहाँ पे आपका होता है वेस्ट, जोग्राफिकल वेस्ट. तो ये हमने बना ली डायरेक्शन. ठीक है, हमसे यहाँ पे मैग्नेटिक के बारे में बात नहीं किया, तो हमारा पता है ये जो डायरेक्शन की बात कर रहा है क्वेश्चन में, ये कौन से डायरेक्शन की बात कर रहा है? ये जियोग्राफिकल डायरेक्शन की बात कर रहा है. ओके, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है. द डिक्लिनेशन एट अ प्लेस इज 15 डिग्री. अब डिक्लिनेशन क्या होता है आपको पता है ना, द एंगल बिटवीन द मेरिडियंस, है ना, द टू मेरिडियंस. वन इज मैग्नेटिक एंड अनदर इज ज्योग्राफिकल. इज 15 डिग्री, इट इज गिवन. ओके, तो हमारा मेरिडियन जो होता है, मैं दूसरे कलर से अगर बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से होता है. मैग्नेटिक वाला इस तरीके से अलाइंड होता है, यानी कि अगर मैं बात करूँ कलर 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 वेयर द कलर कलर ब्लू एंड यस, इस टाइप से कुछ अलाइंड होगा. थोड़ा सा और उसको ऐसे ही कर देते हैं ताकि छोटा एंगल, क्योंकि 15 एंगल बना हुआ है ना, 15 डिग्री का, और छोटा ही हुआ है ऐसा. और इसको इधर ले आते हैं ऐसा. ये हमारा ये समझ लो, ये वाला जो लाइन है एक्सिस है ज्योग्राफिकल एक्सिस, और इसका जो एक प्लेन होगा वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो जाएगा. और इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा इस लाइन के, जो बिल्कुल काटते हुए एक प्लेन निकल जाएगा, उसको ऐसा प्लेन कि हमको बिल्कुल लाइन जैसा दिखेगा वो, बट होगा प्लेन. तो वो वाला प्लेन हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाएगा. इसका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना हुआ है? एंगल 15 दिया हुआ है, तो यानी कि ये वाला एंगल जो है हमारा क्या है, ये 15 है. ठीक है, दिस एंगल, अरे भाई बनो ना, ये एंगल कितना है? 15 डिग्री. ओके, याद रखना इस चीज़ को. हद है, कैसा आ रहा है? चलो 15 समझ में आ रहा है तो लोगों को. ये 15 लिखा होगा, मैं और क्लियर कर सकता हूँ उसको. मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिख देता हूँ, क्या ही मैं इससे लिख रहा हूँ. ओके, टेक्स्ट में ही लिख देते हैं 15, तो ज़्यादा क्लियर रहेगा. ओके, तो ये हमारा 15 डिग्री का एंगल बना रहा है. एंगल ये हमारा इंक्लिनेशन, सॉरी डिक्लिनेशन दिया हुआ था, इंक्लिनेशन तो डिप होता है. डिक्लिनेशन हमारा ये दिया हुआ है एट अ प्लेस. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ही क्यों बनाया वेस्ट ऑफ नॉर्थ? देखो वेस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा हुआ है ना,
देखो है कि नहीं, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ का वेस्ट, नॉर्थ का वेस्ट किधर तरफ होगा, यानी कि इधर इस डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है, ये वाली डायरेक्शन होती है। नॉर्थ ईस्ट कौन सी होती है, ये वाली डायरेक्शन। साउथ ईस्ट कौन सी होती है, ये वाली डायरेक्शन। एंड साउथ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे वेस्ट ऑफ नॉर्थ की बात किया है, तो हमने अपने मैग्नेटिक एक्सिस को वेस्ट ऑफ नॉर्थ बना दिया, और इंक्लिनेशन, बार बार इंक्लिनेशन मुंह से निकाला है, डिक्लिनेशन एंगल हमारा 15 डिग्री का दिया हो, वो हमने यहाँ पे बना लिया। हमने क्वेश्चन की वर्डिंग्स को डायरेक्शन में डिकोड कर लिया। ओके, डायरेक्शन में हमने कोडिंग कर ली ना। अब हमें क्या करना है, सोचने वाली बात है। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये मैग्नेटिक साउथ अकॉर्डिंग टू ये जो हमारा अभी है डायरेक्शन, ठीक है। खैर, इसको छोड़ो, ठीक है, इसकी डायरेक्शन को छोड़ते हैं। हमें ये समझ में आएगा ये वाला एंगल जो है 15 है। ओके, सो वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो इन विच डायरेक्शन शुड अ शिप बी स्टीयर्ड, यानी कि एक शिप है। अब आप लोग जानते हो शिप हमारी कंपास के बेस पे चलती है, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन के हिसाब से जो भी शिप वाले होते हैं वो चलाते हैं। नेविगेशन बेसिकली उसको कहा जाता है, पायलट्स भी ऐसे ही करते हैं। सो बेसिकली नेविगेशन प्रोसेस है, तो नेविगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इस मॉड्यूल से। ओके, तो इसीलिए हम नेविगेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं। एंड इसमें कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन शुड अ शिप बी स्टीयर्ड, मतलब किस डायरेक्शन में हम शिप को स्टीयर करें, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना, कंपास में ऐसा एंगल बन रहा है शिप के, जो शिप का नेविगेशन सिस्टम होता है उसमें ये एंगल 15 दिखा रहा हुआ है, यानी कि शिप की डायरेक्शन इस समय किधर की तरफ है, शिप की डायरेक्शन इधर की तरफ है, ठीक है, इधर की तरफ है। तो ये अगर इधर की तरफ है शिप की डायरेक्शन, तो कितने एंगल से हम उसको स्टीयर करेंगे जिससे कि वो ईस्ट की तरफ जाने लगे हमारी शिप, यानी कि शिप का मुंह अगर इधर है तो वो घूम के ईस्ट की तरफ आ जाए। तो कितना आप इस एंगल को स्टीयर करोगे, मतलब इस शिप को कितना आप मोड़ोगे, कितने एंगल से मोड़ोगे, ठीक है। शिप का मुंह इधर की तरफ है, मैं यहाँ पे शिप बना नहीं सकता, आप लोग इमेजिन कर लो कि शिप है और शिप का मुंह इधर की तरफ है, ठीक। तो शिप का मुंह बना सकते कि नहीं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डायग्राम सही से नहीं दिखेगा। शिप का मुंह इधर की साइड है, जो एरो दिख रहा है आपको ये शिप का मुंह है, ठीक। शिप इधर की तरफ है और इतना एंगल बनाए हुए है इससे। ओके, तो ऑब्वियसली शिप का मुंह इधर की तरफ है, तो शिप मतलब ऐसे नॉर्थ मान लो उसको, मैग्नेटिक नॉर्थ मान लो, ठीक है। वैसे तो रियल तो मैग्नेटिक नॉर्थ हम इसको मान लेते हैं, शिप का जो मैग्नेट है उसको हम ऐसा मान लेते हैं। तो ये हमारा 15 डिग्री का इंक्लिनेशन हो रहा है, सॉरी इंक्लिनेशन बाबा मुंह से निकला, डिक्लिनेशन है। उसके बाद कह रहे हैं कि कितने डिग्री से हम कितने एंगल से हम इसको स्टीयर करेंगे, कह रहा है ना, विच इन विच डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो कितने डायरेक्शन से हम शिप को स्टीयर करेंगे जिसमें कि वो ईस्ट की तरफ जाने लगे। तो ऑब्वियसली इधर की तरफ अगर मुंह है तो हम उसको इतना स्टीयर कर देंगे, इतना 15 एंगल, ये जो 15 है प्लस ये जो 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला, अगर हम इतना पूरा स्टीयर कर देंगे तो हमारे शिप का मुंह ईस्ट की तरफ हो जाएगा और वो ईस्ट की तरफ जाने लगेगी। तुम लोग क्वेश्चन समझ गए, ठीक। सिंपली हमें यही करना था, हमें बताना था कि हम कितने एंगल से इसको घुमाएंगे। तो क्योंकि ये हम आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, सो वर्डिंग्स में आप जानते हो एनसीईआरटी कोई भी क्वेश्चन अगर देता है तो सोच समझ के ही देता है, और ऐसा देता है कि जिसमें कि आप पूरी नॉलेज अपनी अप्लाई कर डालो। तो इसमें हमने पूरी नॉलेज अपनी अप्लाई करी, तब जाके हमको ये पता चला कि अच्छा ये एंगल पूछना चाह रहा है हमसे, कितने से स्टेयर किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक तो ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो इस एंगल को भी बना लेते हैं। ये वाला एंगल हमारा कितना है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल। अब बताओ कितने एंगल से हम इसको स्टीयर करें, क्या आंसर हो जाएगा इसका। हम स्टीयर करें हैं 90 डिग्री, पहले तो 15 डिग्री प्लस कितना जुड़ा उसमें 90 डिग्री, इतना घूमने के बाद कितना आ गया आंसर हमारा, 105 डिग्री, इतना ही है ना, हाँ 105। 105 डिग्री से घुमाएंगे शिप को, तब जाके शिप ईस्ट की तरफ जाएगी, ठीक है। तो सिंपली इसका हम क्या लिख सकते हैं सोल्यूशन में, जैसे कि जो हमारी शिप
को कहाँ रीच करना है, ईस्ट की तरफ जाना है, ठीक। यानी कि अगर हम इसका एक नाम दे दें, इसको हम एक नाम दे देते हैं, सपोज करो सेंटर हमारा ओ है, सेंटर को हम ओ नाम दे देते हैं और इसको हम एक पी नाम दे देते हैं, ठीक। आप ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो हमने ये ले लिया, डजेंट मैटर। तो बेसिकली हमको ओपी डायरेक्शन में जाना है, ठीक। ओपी डायरेक्शन में जाना है तो हमारा तो इट शुड बी ऑब्वियसली इट कितने एंगल से स्टीयर होगा कि हमारे ओपी डायरेक्शन की तरफ हो जाएगी शिप का मूव, वो 105 डिग्री से स्टीयर होगा, ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ द कंपास नीडल, कंपास नीडल की डायरेक्शन के साथ। नहीं, ये पूरा कंपास नीडल हमारा पूरा का पूरा इधर की तरफ पॉइंट करने लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात? बेसिकली नेविगेशन का क्वेश्चन है रियल लाइफ बेस्ड पे, थोड़ा सा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा। बाकी जो भी हुआ है सिंपल, मतलब हमारा देखो सॉल्यूशन कितना सिंपल था, 15 + 90 बस हो गया, हमारा आंसर आ गया। और हमें एक स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा कि हमारा इतने एंगल से हमको स्टीयर करेंगे तब जाके हमारी जो शिप है वो ईस्ट की तरफ जाएगी, ठीक। ओके, सो दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगेन नेविगेशन का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शिप इज टू रीच अ प्लेस 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, यानी एक शिप है उसको 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट जाना है, ठीक है। 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट उसको उस डायरेक्शन में मुड़ना है या जाना है। तो इन विच डायरेक्शन शुड इट बी स्टीयर्ड, मतलब किस डायरेक्शन उसको हम स्टेयरिंग दें जब कि उसका जो डिक्लिनेशन है उस जगह पे, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे 18 डिग्री बन रहा है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ है वो जगह जहाँ पे 18 डिग्री एंगल बन रहा है। तो अगेन वेस्ट ऑफ नॉर्थ की बात आ रही है तो हम अपना क्या कहते हैं उसको, एक्सिस बना लेते हैं मैग्नेटिक वाली अकॉर्डिंग टू शिप। इस तरीके से बनेगी, अगेन बनेगी कि नहीं बनेगी, है ना। अब की बार ये वाला एंगल कितना है बता दो जरा। अब की बार ये वाला जो एंगल है अपना, ये कितना है, ये 18 है, ये कितना है, 18 डिग्री। अरे वाह, हो गया, बन गया, ये 18 डिग्री एंगल है। अच्छा, अब एक ट्विस्ट है कहानी में, शिप को जाना कहाँ पे, शिप को 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट जाना है। यानी कि मैं 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट बनाऊँ, मैं अलग कलर से बनाता हूँ उसको, मरून से बनाता हूँ। तो 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब उसको कुछ इसे यहाँ पे जाना है, साउथ ऑफ वेस्ट, समझ रहे हो, वेस्ट का साउथ, मतलब वेस्ट पकड़ के वेस्ट के साउथ की तरफ चलो, तो वेस्ट का साउथ की तरफ तो यही है ना, यानी कि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में बात हो रही है। ये 10 डिग्री का एंगल बनेगा वेस्ट के साथ, साउथ क्या लिखा हुआ है, साउथ ऑफ वेस्ट लिखा हुआ है ना, यानी वेस्ट का साउथ, तो साउथ ऑफ वेस्ट, और जो एंगल बनता है वो वेस्ट के साथ बनता है। लिखने का तरीका ये होता है। अभी तुम लोग जैसे 4-5 क्वेश्चन नहीं, मतलब हाँ भाई 4-5-6 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट की डायरेक्शन का किस तरह के वर्डिंग्स में लिखा जाता है, और ये सारी चीजें सारी कुछ क्लियर हो जाएंगे तुम लोग को, ठीक। तो घबराना की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हो कि बहुत ज्यादा, है ना, मुश्किल है। कुछ नहीं मुश्किल है, सब कुछ इजी है। ये कितना एंगल है बताओ, ये एंगल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10 डिग्री का है, तो हमने 10 डिग्री का एंगल बना दिया। दिख रहा है ना तुम लोग को यहाँ पे 10 डिग्री, मैं बोल रहा हूँ ना साथ में, तो सुनाई तो दे ही रहा होगा। सो नाउ दैट, मतलब हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया लगभग। तो अपने को क्या है, अपनी शिप ब्लू कलर वाले डायरेक्शन में, उसको अल्टीमेटली मैरून कलर वाले डायरेक्शन में आना है। तो कितने एंगल से स्टीयर करेगी, क्वेश्चन हमारा वही है, इन विच डायरेक्शन शुड इट बी स्टीयर्ड, यानी कि एंगल बताना होता है, ओके। और कुछ थोड़े से स्टेटमेंट लिखने होते हैं। तो हम पहले एंगल की बात कर लेते हैं, यानी कि कौन सा एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे है, उसको यहाँ से यहाँ पे आना है। मैं एक रफ हैंड बना रहा हूँ, हाइलाइटर से बनाता हूँ जिससे कि थोड़ा सा तुम लोग को अलग सा लगे। इसको यहाँ पे है, ये इसको मुड़ के इधर की तरफ आना है, ऐसा, ठीक है। इसको मुड़ के इधर की तरफ आना है, कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया, रुको पतला कर देते हैं इसको भाई, फॉर्मेट आओ,
पतले पे बिल्कुल, एंड वी हैव टेकन हाइलाइटर, कलर हम लेते हैं ब्लैक। ये इधर है, इसको आना है यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे आना है, ठीक। इतना एंगल हमें नापना है कि ये एंगल कितना है, हम निकाल लेंगे, इजी है, लाइंस एंड एंगल्स, क्लास 8 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, कुछ ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट हमारा क्या था कि हमारी शिप इधर को मूव करके खड़ी थी, अब उस शिप का मुंह इधर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसको किधर जाना है, साउथ और वेस्ट जाना है। ओके, सो ये सारी कहानी पता है, ये शिप वाले ये सब क्वेश्चन उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, जो शिप वगैरह चलाते हैं उनको आइडिया है, जो कैप्टन होते हैं शिप के। खैर हम इसको एंगल निकाल लेते हैं, तो हमारा जो एंगल क्या आ जाएगा, तो दिमाग लगाओ, ये अगर हमको पूरा एंगल निकालना है तो मतलब ये पूरा एंगल हमारा 90 डिग्री है पूरा, अगर हम बात देखें, यानी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री में से पहले 18 डिग्री निकाल दो, तो हमें इतना एंगल मिल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की कहानी हमें मिल जाएगी, एंगल मिल जाएगा। उसके बाद बचेगा कितना, उसमें 10 ऐड कर देंगे। तो चलो कैसे निकालेंगे, एंगल निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए हमारा ये हो जाएगा, अरे भाई इसको कलर चेंज कर दो, इसका ब्लैक कर दो, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 18। पहला तो ये हो गया 18 है ना, हाँ पहला तो ये हो गया, मतलब ये कितना एंगल आ गया हमारा यहाँ तक, अभी 10 डिग्री नहीं जुड़ा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमने निकाल लिया, ठीक। अब उसमें हम 10 और जोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा काम। जो भाई जोड़ देते हैं 10, उसमें कितना और ऐड कर दिया हमने, 10 ऐड कर दिया। ओके, कितना आंसर आ गया ये, 90 में से 18 20 72, 72 प्लस 10 दैट इज 82 डिग्रीज। अब आप स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, स्टेटमेंट में आप लिखोगे एज शिप was to reach at a place 10 degree south of west. Okay, so it should be steered west of magnetic north. मैग्नेटिक नॉर्थ कौन सा है, ये वाला, मैग्नेटिक नॉर्थ ये वाला है, ठीक, अकॉर्डिंग टू द शिप, शिप की बात कर रहे हैं, अर्थ वर्थ मत पहुंच जाना, पता चला आप लोग बोलो कि सर आपने तो उल्टा बताया था, ये शिप की बात हो रही है ना बेटा, हम शिप के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ओके, तो क्या लिखोगे, इट शुड बी स्टीयर्ड, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना आंसर, इट शुड बी स्टीयर्ड वेस्ट ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ एट द एंगल ऑफ 82 डिग्री, ठीक है, और 82 कहाँ से आया वो आपको दिखाना जरूरी है, डायरेक्ट ऐसे आंसर नहीं लिख देंगे अपन। ओके, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कुछ नहीं था, जो मैंने स्टेटमेंट बोला उसको आप लिख लो अपने कॉपी में। ओके, और लास्ट टू लास्ट वीडियो में जब मैंने एक अर्थ की मैग्नेटिज्म की जो वीडियो बनाई थी, उसमें एक चीज़ मैंने शायद कुछ मिस्टेक से बोल दिया था, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है अप्रोक्सीमेटली, मतलब ऐसा नहीं 10 टू पावर वो -4 टेस्ला, टेस्ला होना था एक्चुअली में, मेरे मुंह से शायद प्लस मतलब 10 टू पावर 4 टेस्ला निकल आया था, तो उस पोर्शन को करेक्ट कर लीजिएगा, कहीं लिखा भी है उसको, जो अर्थ की जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो रफली मतलब ऐसे अप्रोक्सीमेटली मानी जाती है 1 गॉस के बराबर, ऐसे अप्रोक्सीमेटली यार ऐसे मानी जाती है, एज्यूम किया जाता है। तो 1 गॉस इज इक्वल टू कितना होता है, 10 टू दी पावर -4 टेस्ला। ओके, ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ते हैं, जिसमें कि थोड़ा सा इससे हट करके हमारा थोड़ा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वो सब टैन डेल्टा वेल्टा का उसमें कॉन्सेप्ट आएगा। तो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये, इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ सर्टेन प्लेस, यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेस का एक मैग्नेटिक मेरिडियन में क्या है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय 0.26 गॉस। ओके, तो हम लिखते जाते हैं जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें, हमें दिया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम बी एच से डिनोट करे थे। ओके, कितना दिया हुआ है ये, 0.26 गॉस
इज इट क्लियर? गॉस में दिया है, हम आंसर भी गॉस में ही निकालेंगे। देन हमें क्या दिया हुआ है, एंड एंगल ऑफ डिप, हमें एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है, यानी कि डेल्टा की वैल्यू दी हुई है। एंगल ऑफ डिप किसके किसके बीच का एंगल होता था, याद करो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का एंगल किसके अंदर बनता था, ये मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर होता था। ओके, कितना है ये, 60 डिग्री। ओके, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ये क्या है बताओ, क्वेश्चन मार्क, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ये पूछा है उस क्वेश्चन में। तो भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एकदम कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देने वाला। कैसे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि बी एच किसके बराबर होता है, सोचो सोचो सोचो, बी कॉस डेल्टा के, और वो डेल्टा कौन सा एंगल होता है, डिप। ठीक है, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ हमारा बी एच की वैल्यू दी हुई है, सिर्फ हमें वैल्यू रखनी है, हमारा क्वेश्चन नहीं हो गया। बी एच की वैल्यू दी हुई है तो उसको रख देंगे 0.26 इज इक्वल टू, बी हमें नहीं पता है, कॉस डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू 60 डिग्री है तो कॉस 60 डिग्री हो गया। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है कि नहीं होती है, होती है भाई। ठीक है, देन हमारा यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0.26 मल्टीप्लाई बाय 2, जब 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, आई थिंक 52 आएगा, हाँ 0.52। इतना, टेस्ला नहीं, टेस्ला मत लिख के आना भाई, गॉस दिया हुआ है ना, इतना गॉस। आ गया आंसर, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है था ना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला क्वेश्चन। चलो इसके आगे के और भी क्वेश्चंस करते हैं। ओके, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के एंड में बताऊंगा ये क्वेश्चन किस एग्जामिनेशन में आया हुआ है, पहले हम सॉल्व करेंगे उसके बाद। ठीक है, नहीं तो पहले से ही दिमाग में हो जाता है, अरे हम जज कर लेते क्वेश्चन को, अरे ये तो ऐसा होगा, ये तो ऐसा होगा, तो सॉल्व नहीं होगा। चलो, a compass whose magnetic moment is 60 ampere meter square pointing geographical north at a certain place where the horizontal component of Earth's magnetic field is 40 micro Weber per meter square. Weber per meter square is a unit of magnetic field. वो एक्सपीरियंस कर रहा है टॉर्क ऑफ 1.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर का। तो डिक्लिनेशन ऑफ द प्लेस क्या है, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या है। ओके, अल्फा की वैल्यू हमसे पूछा है, तो हम बहुत ही आसानी से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो टॉर्क की बात कर दिया ना, तो पहले हम टॉर्क का फॉर्मूला लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में, यानी कि क्या था हमारा, एन आई ए बी साइन एल थीटा हमने पढ़ा था, एन आई ए बी साइन थीटा हमने पढ़ा था कि नहीं। तो यही जो साइन थीटा है ना, यही थीटा हमें निकालना है। तो अब क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, तो डिक्लिनेशन को अल्फा साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे, तो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आता है कि कौन सा एंगल निकालना है और किससे निकलेगा। तो वहाँ पे वो जो एंगल इसके इसके बीच बनता था, ठीक है, तो आपको पता ही है, तो ये आपका हो जाता है एम इंटू बी साइन, कौन सा एंगल निकालना है, अल्फा एंगल निकालना है हमें, डिक्लिनेशन है। ठीक है, अगर इंक्लिनेशन बोलेगा तो डिप निकालेंगे। ठीक, इसीलिए मैं इंक्लिनेशन का नाम मेरे मुंह से पिछले बार निकल रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिक्लिनेशन एंड इंक्लिनेशन कंफ्यूजिंग हो जाता है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, हमने एक्सप्रेशन ये लिख दिया, हमको निकालना है यहाँ से अल्फा की वैल्यू। हमें कैसे पता चला कि अल्फा की वैल्यू ही निकालनी है, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो आपको भी क्लियर होगा। अ कंपस हुज मैग्नेटिक मोमेंट इतना है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट उसका इतना है। ठीक है, अब आप मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन को निकालना आपको बखूबी पता है। ठीक, जोग्राफिकल पॉइंटिंग कहाँ पॉइंट कर रहा है वो, जोग्राफिकल नॉर्थ, एक सर्टेन जगह पे जहाँ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ की जो, और मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है हमें। ठीक, वो जो कंपस है, वो जो नीडल है, कितने टॉर्क लग रहा है उसमें, कितने का टॉर्क लग रहा है उसमें। अब आप बताओ डिक्लिनेशन कितना होगा भाई। डायग्राम अगर हम सोचे दिमाग पे, तो सीधा सीधा हमको जो एंगल बनता है, टॉर्क वाला जो एंगल बनता है, टॉर्क के अंदर जो एंगल बनता है वो किसके किसके बीच बनता था। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम सोचेंगे तो यहाँ पे हम ये देखने को मिलेगा कि एक्चुअली में वो एंगल जो यहाँ पे बनता है वहाँ पे, यहाँ पे तो हमको वो कैसा दिख रहा है,
डिक्लिनेशन वाला दिख रहा है, जो कि किसके किसके बीच बनता था, मैग्नेटिक मेरिडियन और हमारे ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच एंगल बनता था। समझ में आ रही है बात? ये जब हम डेरिवेशन कर रहे थे उसमें भी हमने देखा था, डायग्राम में डायग्रामेटिकली देखा था उसमें, वही वाला डायग्राम इमेजिन करो तो क्लियर हो जाएगा कैसे ये अल्फा हुआ। इज इट क्लियर? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम यहाँ पे सीधे इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इतना समझ लो। बाकी कुछ ऐसे अलग से क्वेश्चन नहीं बना के दे देगा, कुछ जो क्वेश्चन जितना हमने कराया है ना, अगर उतना भी करके चले जाते हो, साथ में चैप्टर 1 2 3 में जो भी क्वेश्चन हैं मतलब वो भी अच्छे से कर लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर कोई भी आपका बोर्ड का एग्जाम बच नहीं सकता, आप सबको क्रैक कर ले जाओगे। ओके, सो यहाँ पे हमें अल्फा एंगल पता चल गया कि हमें अल्फा वैल्यू निकालनी है, तो सारी चीज़ें हमें दी हैं, हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन को हमने 2 बार पढ़ लिया है और हमें क्वेश्चन दिमाग में क्लियर भी हो गया है, वैल्यूज़ भी रट गई हैं, कौन सी किसकी वैल्यू है, हमें डिक्लिनेशन निकालना है। तो चलो करते हैं सॉल्व, कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। देखो, अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो कंपास का जो नीडल होता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ, मतलब अगर ऐसे नीडल को ऐसे छोड़ दो, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हमने ऐसे छोड़ दिया, तो वो किधर जाके मतलब रुक जाता है, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ कंपास का नीडल इशारा करता है हमारा, ठीक। और उस पर कोई टॉर्क नहीं लगता उस समय, उस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा। बट यहाँ पे आगे की कहानी क्या है, बट जब वो घूमेगा एक कोई डिक्लिनेशन एंगल से, जब वो मैग्नेटिक नीडल घूमेगा इंक्लिनेशन डिक्लिनेशन के एंगल से, यानी कि अल्फा के एंगल से, तो वो पॉइंट करेगा किधर की तरफ, वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा। और क्योंकि वो घूमा नीडल तो उस पर एक टॉर्क लगा, यानी कि उस नीडल ने एक टॉर्क को एक्सपीरियंस किया। ये बात क्लियर है कि नहीं तुम लोगों को? जल्दी से बताना। हमारा जो रियल कंपास होता है वो तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ दिखाता है ना भाई, ठीक है। तो देखो, हमारा जो कंपास जो हमारे शिप में लगा होता है, या फिर हमारा जो महंगे कंपास आते हैं, वो तो हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ दिखाता है ना भाई। तो एक्चुअली में होता क्या है वो उसमें, हुँ? जब वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, बट कुछ टॉर्क लगता है उस पे, ठीक है, जिसकी वजह से वो हमें एंगल ऑफ, जितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है उस जगह का, उसके अकॉर्डिंग, फिर इंक्लिनेशन मैंने बोलने का, डिक्लिनेशन उस जगह का, उस एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के अकॉर्डिंग वो उतना घूम जाता है, ठीक है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन डिपेंड्स ऑन एरिया, डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे, तो उसके अकॉर्डिंग वो उतना एंगल से घूमता है और अपनी डायरेक्शन को किसकी तरफ पॉइंट आउट कर लेता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट होता है मेरे मैग्नेटिक नीडल का, जो अच्छे नीडल्स होते हैं। ओके, तो कितना टॉर्क लग रहा है यहाँ पे, हमने ऑलरेडी आपके सामने दिख रहा होगा, टॉर्क T इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक मोमेंट मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय साइन और एंगल। एंगल कौन सा यहाँ पे है, क्योंकि डिक्लिनेशन एंगल की बात हो रही तो हम अल्फा एंगल लिया है। बात क्लियर है सबको? हमें क्या निकालना है, हमें अल्फा निकालना है। तो हम अपने एक्सप्रेशन को कैसे चेंज कर लेंगे, हम चेंज कर लेंगे साइन ब्रैकेट में अल्फा इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा साइन अल्फा इधर, टॉर्क अपॉन एम बी, यही हो जाएगा। अच्छा, ये वैल्यू हम अब निकाल सकते हैं बहुत ही आराम से। साइन अल्फा कितना हो जाएगा इज इक्वल टू, हम साइन अल्फा नहीं लिख रहे बार बार, चलो लिख ही लेते हैं भाई, कितना ही टाइम लगेगा लिखने में, कॉपी करके पेस्ट ही तो करना है। आप लोग भी यही कर रहे हो, दूसरे दूसरे का नोट्स कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो, सब नहीं कर रहे, कुछ लोग कर रहे हो। मत करो, ओरिजिनल रहो, नहीं तो जिंदगी भर कॉपी ही बन के रह जाओगे, ठीक है। जेरोक्स मशीन थोड़ी बनना है। जेरोक्स मशीन जिसने बनाया है वो बनना है कि जेरोक्स मशीन बनना है, मतलब कहने की आयरनी समझो। ऐसा नहीं कि दोनों को जेरोक्स मशीन बनाने वाला बनना है, तो तुम लोग बोलोगे कि सर वो तो नहीं बनना, दोनों ही नहीं बनना। नहीं, मतलब इंसान बनो ना, इंसान नहीं तो कंप्यूटर और मशीन बनाएगा, तो क्यों अपने आप को टेक्नोलॉजी के ऊपर हावी होने दे रहे हैं, मतलब खुद का दिमाग चलाओ, थोड़ा सा यूज कर लो दिमाग। चलो, साइन अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, टॉर्क की रखते हैं। पहले हमें कुछ कन्वर्जन करना पड़ेगा, बिना कन्वर्जन के काम नहीं चलेगा। कन्वर्जन क्या, एक ही कन्वर्जन है, वेबर पर मीटर तो सही है, टेस्ला ही होता है वो तो, वेबर पर मीटर तो सही है यूनिट। इसको आप एक काम करो,
माइक्रो है ना, तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, ठीक। और हमें और क्या वैल्यू दी हुई है हमें क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है। मैग्नेटिक मोमेंट 60 है और उसका एम्पियर मीटर स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा टॉर्क की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻, माइनस कितना है भाई, 4 है कि 3, -3, ठीक है, अपॉन ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 60, डायरेक्ट रख देंगे 60 मल्टीप्लाई बाय नीचे में ही है, एक ही ब्रैकेट में रखते हैं, तो तुम लोग कहोगे कि उल्टा सीधा लिख दोगे अपने कॉपी में। मतलब जो जो सॉल्व करते चल रहे होंगे वो तो सही लिखेंगे, बट जो छापते हुए चल रहे होंगे उनका गलत छप जाएगा, तो गलत ना छपे इस वजह से हम कैलकुलेशन कर देते हैं ठीक से। तो 60 इंटू ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, वो कि कितना है 40 है ना, तो 40 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻6 माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 आ जाएगा। बाकी वेबर पर मीटर स्क्वायर है तो ठीक है, डजेंट मैटर, सही रहेगा हमारा, उसको ऐसे ही रहने दो। ये हो गया, इसको सॉल्व करो भाई, सॉल्व कितना आएगा, देखो 6 4 जो होता है 24, और ऊपर हमको 1.2 दिख रहा है, मतलब तो उसको 12 में कन्वर्ट कर लो, तो नीचे पहले 10 की पावर कैंसिल कर लो, मतलब 10 की पावर -3 ऊपर है, 10 की पावर -6 नीचे है, नीचे 10 की पावर -3 बचेगा, एंड 60 इंटू 40 अगर हम उसको करें तो ये हमारा आना चाहिए 2400, यानी 2400, यानी कि 24 इंटू 10⁻², तो 24 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ नीचे डिनोमिनेटर में, तो 10⁻³ एंड 2 विल बिकम 10⁻⁻1, और ऐसा कुछ हो जाएगा हमारी कहानी। 1.2 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 10⁻⁻1 है ना, 10⁻⁻1 को ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा 10⁻1, मतलब 10 हो जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा 1.2, 12 बन जाएगा, सीधा 12/24 आ रहा है। ये हो जाएगा 1/2, या फिर हम इसको लिख सकते, अच्छा 1/2 लिखे रहने दो भाई। साइन 1/2 कब होता है बताओ जल्दी, साइन साइन थीटा 1/2 कब होता है, साइन अल्फा ही तो निकालना था हमको। साइन अल्फा 1/2 के बराबर कब होता है, जब वो साइन किसके बराबर होता है, 1/2, 0 1/2, साइन 30 के बराबर ना, बोलो ना मुंह से, 42 नहीं 30, साइन 30। तो यहाँ से हमारे अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्रीज आ गया, 30 डिग्रीज, आंसर क्या लिख दोगे, हेंस द डिक्लिनेशन एंगल विल बी 30 डिग्रीज, एंड हेंस प्रूव, नहीं हेंस प्रूव नहीं लिखेंगे, हेंस द क्वेश्चन इज सॉल्व। ओके, देखो कैलकुलेशन अपने से कर लिया करो, हमको ना कराने की कोशिश, मतलब नहीं करना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि कैलकुलेशन तुम लोग जितना करोगे तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी होगी, हम करेंगे मेरी अच्छी होगी कैलकुलेशन, तो तुम लोग करो तुम लोग की अच्छी होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, इसके बाद हम जंप करेंगे कुछ नए चैप्टर पर, बिल्कुल ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सीबीएसई ने डिलीट कर दी ऑलरेडी इस बार, था तो बहुत कुछ इसमें पढ़ाने के लिए, बट स्टिल क्योंकि उन्होंने डिलीट कर दिया है, तो अब हम सीधे के सीधे बढ़ सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EMI बोलते हैं, उस पर, ठीक है। ये लास्ट है, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 6, एंड उसके बाद फिर ऑल्टरनेटिंग करंट है, वो थोड़ा लंबा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये मतलब EMI और ऑल्टरनेटिंग करंट थोड़े से लंबे हैं, टाइम लगेंगे। देन उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे, और फिर हमारा पूरा ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाएगा। खैर पहले हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जब तक मैं ये सब बोल रहा था आप लोग ने पढ़ भी लिया होगा ये क्वेश्चन। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स फील्ड एट अ प्लेस आर गिवन एज इतना इतना, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिप एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड, यानी कि हमें बी निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एंड हमें निकालना है एंगल ऑफ डिप यानी कि डेल्टा। तो कहाँ से शुरुआत करें,
पहले तो न्यूमेरिकल पढ़ के आधे लोग को ये नहीं समझ में आता शुरुआत कहाँ से करें। अरे भाई एक याद करो, तुम लोग को हमने बताया था tan डेल्टा, बताया था कि नहीं बताया था? tan डेल्टा बताया था ना, किसके बराबर होता था tan डेल्टा? खैर छोड़ो, वो भी छोड़ो, एक और चीज़ हमने बताया था, क्या? b का स्क्वायर इज इक्वल टू बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। याद आ गया? बस इन्हीं सब से तो काम हो जाना है। और ये किसके बराबर होता था? बी वी अपॉन बी एच की बी एच अपॉन बी वी? याद करो याद करो याद करो, जल्दी जल्दी याद करो, तुम लोग का काम है, जल्दी याद करो। बी वी अपॉन बी एच होता था ना, लिखो बी वी अपॉन बी एच, बी वी अपॉन बी एच। भाई ये दोनों फॉर्मूले से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। बी एच हमें पता है 0.22, बी वी हमें पता है 0.38, तो tan डेल्टा कितना हो जाएगा? 0.38 अपॉन 0.22, है ना। बी वी हमारा 0.38 है और वो 22 है, तो ये हो जाएगा 0.38 डिवाइड बाई 0.22। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 2.22 ऊपर 38 नीचे 22, यानी कि 19 अपॉन 11 एंड 11 से 1 पॉइंट, ये आ जाएगा आपका करीब करीब 1.72, 1.72, देन अगेन ये 7 आएगा, तो हम इसको 3 ही बना लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने पढ़ा, उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, थोड़ा सा उठा लिया हमने फ़ायदा। अब आगे बढ़ते हैं। तो tan की वैल्यू ये है, ठीक है, tan डेल्टा की वैल्यू ये है, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल ऑफ डिप निकालना है, डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो लोग पढ़ चुके हैं उनको पता है, मैथ्स वाले, बायो वाले ना घबराएं, उनको क्वेश्चन में ये सब वैल्यू दी होगी, ठीक। tan इनवर्स ये हो जाएगा 1.73। पता है तुम्हें 1.73 किसकी वैल्यू होती है? 1.732, ये शायद √3 की वैल्यू होती है क्या, कि √5 की होती है, मुझे याद नहीं आ रहा। 1.141 √2 की वैल्यू होती है, वो √3 की वैल्यू होती है क्या 1.732? चलो ठीक है, मान अगर अगर √3 की वैल्यू होती है जो 1.73, तो ये हमारा एंगल जो है, ये √3 कब होता है tan थीटा? सोचो सोचो सोचो, जीरो ये होता है हमारा, कहाँ होता है कहाँ होता है कहाँ होता है, ये tan 60 होता है, 60 के करीब अप्रोक्सीमेटली, मतलब एंगल ऑफ डिप जो आएगा, अप्रोक्सीमेटली मैं कह रहा हूँ, ठीक है, बुक में अलग आंसर दिया हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली, मतलब बुक में आपका 56 समथिंग दिया है, बट अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री एंगल आएगा। ये हमने दिमाग लगाया कि 1.73 की वैल्यू होती है √3, और √3 हमारा tan में कब आता है, तो उसका उसका जो भी है, मतलब ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से मेरे दिमाग में आ रहा है, तो तुम लोग भी प्रैक्टिस करोगे, तुम लोग के दिमाग में भी आने लगेगा। सिंस हम लोग को ये निकालना है, तो इसको भी हम लोग निकाल लेंगे ऐसे ही, बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो बी की वैल्यू हमें निकल जाएगी, ये हो जाएगा अंडर रूट, है ना। तो बी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, अंडर रूट हम एक वर्ड में लिख दे रहे हैं, छोड़ो तुम लोग स्पेलिंग पे मत जाना। अंडर रूट बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर, बी एच का स्क्वायर कितना है? 0.38 का स्क्वायर, अरे सॉरी 0.22 का स्क्वायर, 0.22 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस 0.38 का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर होगा ये सब। ओके, थोड़ा सा पेन वेन चलाने की बात आएगी, लेकिन अब सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये इसका आंसर आ रहा है 0.427, 0.43, दो सिग्निफिकेंट फिगर तक रखो, बेटर है। आंसर सही है तुम लोग का। क्या, अगर एग्जाम में आएगा तो इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं देगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है आप लोगों का हिमाचल में आया था और हरियाणा में आया था, उनके बोर्ड में। और हाँ, मैं बताने भूल गया था कि पिछले वाला क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया था, जिसका एंगल अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री आई थी, वो आपका जो क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। नहीं, 0.52 गॉस जिसमें आंसर आया था, मतलब इसके इसके दो पहले वाला क्वेश्चन, तो जिसमें एंगल डिप एंगल दिया था और आपको मतलब केवल और केवल बी की वैल्यू निकालनी थी, उसका आंसर जिसका 0.52 गॉस आया था,
वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, और जो कंपास नीडल वाला क्वेश्चन था जस्ट इसके पहले वाला, वो आपका आईआईटी रुड़की में आया था वो वाला क्वेश्चन। एंड बोर्ड में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया था उसको, सो इसलिए मैंने करा दिया क्योंकि रिपीटेड है। एंड उसके बाद आपका जो ये वाला क्वेश्चन है ये हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश में आ चुका है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, वी आर एंडिंग हेयर। इस चैप्टर को हम एंड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इस चैप्टर का होता है दी एंड। इसी के साथ आप इस चैप्टर के भी नोट्स एंड न्यूमेरिकल्स लगा, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि इतने ही करके छोड़ लो, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, तो न्यूमेरिकल आपको केवल इतने ही नहीं, 5 महीने में काम नहीं चलेगा। आपको जो कॉपी में लिखने होंगे वो एटलीस्ट मुझे कम से कम 15 न्यूमेरिकल चाहिए इस टॉपिक से। सो वो आपको रेफरेंस बुक से मिल जाएंगे, और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व करिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल इन टर्म्स ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है जिसमें, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव कहते हैं ना एक बेंचमार्क सेट कर दिया है 10th में। सो यू हैव टू कंटिन्यू दैट लेगेसी इन 12th ऑल्सो। ओके, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हमारा स्कूल भी खुलने वाला है, तो लेट्स होप टू सी यू ऑल वेरी सुन। एंड आप लोग सेफ रहिए, और बहुत ही अच्छे से आप लोग अपने घर में सावधानी बनाए रखें। And okay, that's all for today. Let's meet with in another time and another video with another video of a very new chapter, that is electromagnetic induction. तो वो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग। एंड क्योंकि ये मैं वीडियो बना के ऊपर डाल देता हूँ, तो आप कभी भी इस वीडियो को देख सकते हो। सो टेक योर टाइम और देखो इस वीडियो को, एंड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। बहुत बहुत आशीर्वाद तुम लोग का, जिस जो भी तुम लोग ने टारगेट सेट किया है सबको सब कुछ अचीव मिले, सबको अचीव हो जाए। ओके, चलो, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।